कम से कम इज्जत तो थी वर्ल्ड चैंपियन होने के तुरंत बाद। ऐसी बेइज्जती। हाँ ये तो है, बेइज्जती तो हुई है। अरे बाप रे बाप, कितना शर्मनाक ये रिकॉर्ड है। नहीं ये है, बिल्कुल है। ओवरऑल रिकॉर्ड आई थिंक गौतम गंभीर एज अ कोच का, चलो उनके पास वर्ल्ड कप है दिखाने को, चैंपियंस ट्रॉफी है दिखाने को, बट ओवरऑल टेस्ट, वनडे, T20 आप सब देखो तो कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो शायद इससे पहले किसी भी कोच के अंडर नहीं आए थे। रिव्यू तो करो कि प्रॉब्लम क्या है। बीसीसीआई ने उसको छुआ तक नहीं, कुछ आप और हमने चिल्ला दिया, फैंस निराश हो गए। इतनी प्रॉब्लम हुई सिलेक्शन से लेके प्लेयरों के परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ। गाज गिरी अभिषेक नायर पे, असिस्टेंट कोच गए, बैटिंग कोच जो भी गए। अब ये हुआ है इतना हंगामा, टी दिलीप जा रहे हैं, रन टेस्ट काटे जा रहे हैं। जितना मुझे पता चला है मोने मौकल भी तलाश रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय टीम इतनी खराब फील्डिंग करती है, जबकि फिटनेस पे और उस पे आपने ज्यादा अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। इंडियन थिंक टैंक कौन है भाई? थिंक टैंक है भी या नहीं है? मतलब थिंक भी करते हैं। जो बर्ताव आपने संजू के साथ किया, वैभव के साथ किया, ओनली सिल्वर लाइनिंग है कि आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो, लेकिन ये वो कंसिस्टेंसी है जो गलत है। क्योंकि ना ये संजू के साथ होना चाहिए था, आप मुझसे पूछो, और ना ये वैभव के साथ होना चाहिए था। अब संजू के साथ ये फर्क है कि या तो पहले जल्दीबाजी में खिलाओ मत, अब खिला दिया तो अब इतनी ड्रॉप मत करो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो, है ना। 15 साल का लड़का, उसको बुरी तरह से ले सकता है यार। मतलब खुदा ना खास्ता करियर नोज ड्राइव कर ले, वापस कभी वो कॉन्फिडेंस भी ना है। बच्चे के साथ ये हो सकता है। 3 इनिंग्स का हमारे पास सैंपल साइज है। उन 3 इनिंग्स को अगर देखा जाए तो क्या वो वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह पके हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो आउट होने का उनका तरीका, जो अंदाज दिखा, उससे कुछ चीज़ें खुली है ना। मुझे जितनी जानकारी मिली है उस मैच की रात तक, बल्कि सुबह तक वैभव को खेलने का कोई प्लान नहीं था। इतनी हाई बनाई गई, सरपंच आ रहे हैं और उसके बाद हो सकता है उन पे जो स्क्वाड गया वो उन पे थोपा गया, वो नहीं चाहते थे स्क्वाड। मुझे पता है कि मीटिंग में संजू सैमसन की बात हुई थी, और चलो मैं तो ये बता देता हूँ, जितना मुझे पता है कोच संजू सैमसन के साथ जाना चाहते थे। श्रेयस अय्यर उनकी पहली पसंद नहीं थी। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर शानदार जीत हासिल की है, बहुत ही ऐतिहासिक जीत। भारत के विकेट बहुत जल्दी गिर रहे थे, लेकिन लगा नहीं था कि इंडिया जीतेगी इस तरह से, और भारतीय टीम ने देखिए इतिहास रच दिया है। आप और मैं कोई अलग टीवी है? आपके घर पे अलग टीवी है, मेरे घर पे अलग टीवी है। आज 13 मेरे जुलाई टीवी में तो इंडिया जीत नहीं रही थी इंग्लैंड में, आपकी टीवी पे जीत रही थी। 13 जुलाई आज नहीं है? 13 जुलाई है। इंडिया ने जीता नहीं, वो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने जिताया था। भाई वो 24 साल हो गए उसको। वो फ्लैशबैक से आ जाइए, वो जो फिल्मों में फ्लैशबैक पे जाते हैं। अरे सर, हर्षोल्लास का माहौल है, खुशी मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, वो फ्लैशबैक है, वो जा चुका है। सर, मुझे उन हसीन ख्वाबों में रहने दीजिए, मैं नहीं जागना चाहता हूँ, रियलिटी चेक से नजरें चुराना चाहता हूँ मैं। यार उस वक्त आप T20 वर्ल्ड का चैंपियन भी नहीं थे ना, अभी तो वर्ल्ड चैंपियन हो, वापस वहां जाना चाहते हो जहां आपके पास तब क्या था? सिर्फ एक वर्ल्ड कप, वही तो है, 83 का। वही तो है, लेकिन कम से कम इज्जत तो थी वर्ल्ड चैंपियन होने के तुरंत बाद। ऐसी बेइज्जती। हाँ ये तो है, बेइज्जती तो हुई है। और सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे हैं इंग्लैंड के लोगों को। इंग्लैंड की प्रेस इतनी खुश हो रही है, उनको मज़ा आता है जब इंडिया हारती है। वैसे इंग्लैंड ही क्या बोलूँ, ये तो मैंने देखा है क्रिकेट की दुनिया में सबको मज़ा आता है जब इंडिया हारती है, क्योंकि वही है जो सबसे ऊपर होता है उसको नीचे लाने में सबको मज़ा आता है। तो पाकिस्तान में भी जश्न मन रहा है, मैं देख रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में भी मैंने देखा कई लोग खुश हो रहे हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुश हो रहे हैं। तो अब वो एक अच्छी बात है। इसका मतलब इतना दुख दर्द दिया है बाकियों को कि अब जब हारी है तो वाह, लोग इतना खुश हो रहे हैं, देखा है इंडिया को हराया भी जा सकता है। इंग्लैंड में तो वैसे ही ज़्यादातर लोग, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। हाँ, है ना। तो जश्न मनाए जा रहे हैं कि इंडिया को हराया। वैसे ही जैसे फीफा वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं ना, अभी वो मेसी जीत रहा है तो विवाद साथ साथ हो रहे हैं। बिल्कुल। कि अर्जेंटीना वार जो है अर्जेंटीना कर, मेसी के लिए वर्ल्ड कप फिक्स है। तो वैसे ही होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वर्ल्ड चैंपियन है अर्जेंटीना भी, मेसी सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है, नीचे लाओ। सेम इंडिया के साथ हो रहा है, पर फर्क ये है कि अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन जैसा खेल रही है, लड़ रही है, जीत रही है। विवाद असाइड, जीत तो रही है। सही बात है। आप तो फ्लैट हो गए, पूरी तरह से फ्लैट हो गए। मतलब दूर से नहीं लग रहा वर्ल्ड चैंपियन बने उसके बाद 7 मैच हो गए, आप एक भी नहीं जीते हो। मैं तो एक स्टैट देख रहा था कि बतौर कप्तान किसी भी खिलाड़ी
का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, शुरुआती 7 मैच खेलने के बाद एक भी जीत हासिल नहीं हुआ जिनको, उस लिस्ट में श्रेयस अय्यर का नाम जुड़ गया है। बाकी के 3 खिलाड़ी पता है कौन-कौन हैं? नहीं, 2 जिम्बाब्वे के हैं, ब्रेंडन टेलर ब्रेंडन हैं, टेलर, हाँ। चिगुम्बरा हैं और एक वो श्रीलंका के परेरा हैं, तिसारा परेरा। अरे बाप रे बाप! कितना शर्मनाक ये रिकॉर्ड है। नहीं, ये है, बिल्कुल है। ओवरऑल रिकॉर्ड आई थिंक गौतम गंभीर एज अ कोच का, चलो उनके पास वर्ल्ड कप है दिखाने को, चैंपियंस ट्रॉफी है दिखाने को, बट ओवरऑल टेस्ट, वनडे, T20 आप सब देखो तो कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो शायद इससे पहले किसी भी कोच के अंडर नहीं आए थे। रिकॉर्ड का मतलब है झटका देने वाले रिकॉर्ड। बट हाँ, जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, इसकी तय पे जाना होगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बायलैटरल सीरीज़ हार गए या कुछ हो गया तो दुनिया का अंत हो गया, ये भी बात नहीं है। ठीक है, आप वर्ल्ड चैंपियन हो और इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सीरीज़ हारे हो तो सडनली आप बहुत पीछे चले गए हो, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, ये आप सीरीज़ हारे 3-2 से हारे होते, है ना, कुछ 1 से हारे होते, या आयरलैंड में 1-1 की बराबरी भी की होती, या वहाँ जीत होते, कुछ भी चीज़ें होती तो आपको लगता है। बट ये तो चिंता की बात है और आपको उसकी तह तक जाना होगा। आई थिंक एक ही खुशखबरी आई है इन पूरे कुछ दिनों में, वो ये है कि BCCI ने ये तो कम से कम कह दिया है, बड़ा धन्यवाद है उनका BCCI की, फाइनली वो जगह हैं जो चीज़ आप और हम यहाँ चिल्ला रहे थे आज से नहीं, 6-8-10 महीने से, टेस्ट सीरीज़ की, बल्कि मैं कहूँगा हार से तब से। मैंने, अगर आपको याद हो पॉडकास्ट में तब भी कहा था कि चलो हार गए न्यूजीलैंड से, वाइट वॉश हो गए, रिव्यू तो करो कि प्रॉब्लम क्या है। BCCI ने उसको छुआ तक नहीं, कुछ आप और हमने चिल्ला दिया, फैंस निराश हो गए, आपके इतिहास में 3-0 कभी नहीं हुआ और आपने रिव्यू तक कुछ नहीं किया BCCI ने। वहाँ मुझे बड़ा ज़्यादा, हार से ज़्यादा शॉकिंग वो लगा था। फिर आपको साउथ अफ्रीका भी लपेट के चलेगी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बीच में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हो, T20 वर्ल्ड भुलाते गए, तो आपने क्या किया, सब पे झाड़ू मारते रहे, साफ करते रहे, ये सब चीज़ें जो परेशानी हो रही करते रहे, उसका खामियाजे आप अब भुगत रहे हो कि सारी चीज़ें वहाँ तक आ गई हैं, पानी तो गले से ऊपर चला गया ना, कि अब आपका ये हाल हुआ है, स्कोर पे पूरी बेइज्जती हुई है, रॉक बॉटम आप टच कर गए हो अब तो। अब आप कह रहे हो रिव्यू, तो चलो मैं मान रहा हूँ देर आए दुरुस्त है, कम से कम ये तो कह रहे हैं रिव्यू होगा, हम देखेंगे, और रिव्यू होने से पहले ही छोड़ के अपनी अपनी जगह जाना शुरू कर चुके हैं लोग। टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा रिन्यू, वो ढूंढ रहे हैं जल्दी से फटाफट, उनको पता है, अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। जिस तरह से आपकी फील्डिंग रही है लगातार, T20 वर्ल्ड कप भी जो आप जीते, आपकी फील्डिंग खराब थी, बहुत खराब थी। वो शायद लास्ट या सेकंड लास्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग फील्डिंग टीम थी आपकी। तो फील्डिंग कोच जा रहे हैं, असिस्टेंट कोच आपके जा रहे हैं, डेशकाटे जा रहे हैं, वो KKR से बात कर रहे हैं वहाँ जाने की, वो तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक नायर पहले ही जा चुके हैं, उन निकाल दिया था ना उनको। हाँ वही तो वही हुआ था ना कि इतना हार हुए, BGT आप हार गए, इतनी प्रॉब्लम हुई सिलेक्शन से लेके प्लेयरों के परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ, गाज गिरी अभिषेक नायर पे, असिस्टेंट कोच गए, बैटिंग कोच जो भी गए। फिर अब ये हुआ इतना हंगामा, टी दिलीप जा रहे हैं, रायन डेशकाटे जा रहे हैं, जितना मुझे पता चला है मोने मॉकल भी तलाश रहे हैं। अच्छा, नौकरी देख रहे हैं कि जहां जैसे CV फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। हाँ, क्योंकि सबको पता है 2 साल उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे, रिन्यू हो रहे। टी दिलीप का तो वैसे ही पिछले साल रिन्यू नहीं हुआ था। रोहित शर्मा ने बोला था, वो रिक्वेस्ट किया था शायद BCCI को, ऐसी खबरें आई थी। हाँ, नहीं, रोहित शर्मा के क्लोज थे। नहीं, रोहित शर्मा ने पहले रिक्वेस्ट नहीं किया, उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट 25 में खत्म हो गया था। उसके बाद BCCI ने बोला नहीं, हम रिन्यू नहीं कर रहे। फिर BCCI ने तलाशा कुछ ऑप्शंस, उनको कोई अच्छा ओवरसीज ऑप्शन चाहिए था, नहीं मिला। इस बीच फिर रोहित शर्मा ने कहा कि भाई, तब रोहित कप्तान थे, कि चलो यार ये अच्छा था, इसी को आप एक्सटेंड कर लो, तो आप एक्सटेंड हुए। तो अब वो भी टाटा बाय बाय हो गए, बाकी 2 भी जा रहे हैं, तो वही है, ये हो जाएगा। आप कहेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हमने पहचान लिया है ना, बीमारी निकाल ली है, ढूंढ ली है, उसका इलाज भी कर लिया। लेकिन टी दिलीप की अगर बात करें, कंटेंट तो बढ़िया उन्होंने, जो BTS में दिखते थे ना बाद में मैच के बाद, वो तो अच्छा मज़ेदार बनता था। इन फील्डिंग में इतना बेड़ागर क्यों हुआ? मतलब भारतीय टीम इतनी ख़राब फील्डिंग टीम तो नहीं हुआ करती थी, अभी से 3-4 साल पहले ही चले जाएं आप, तो ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय टीम इतनी ख़राब फील्डिंग करती, जबकि फिटनेस पे और उस पर आपने ज़्यादा अब ध्यान देना शुरू कर दिया है? ये 2 चीज़ें हैं, फिटनेस और फील्डिंग अलग चीज़ है। आके वन ऑफ द बेस्ट फील्डर सुनील गावस्कर हुआ करते थे, पर क्या सुनील गावस्कर फिटेस्ट थे आज के मुकाबले? नहीं थे ना। फील्डिंग अलग चीज़ हुई, कैचिंग और आपकी वो
एबिलिटी। आई थिंक फील्डिंग को लेकर ज़्यादातर परेशानी ग्राउंड फील्डिंग को लेकर इतनी नहीं है, कैचिंग को लेकर है। कैचिंग को लेकर है, फ़र्क वहीं आता है। ग्राउंड फील्डिंग तो आपका सुधार ही हुआ है, मतलब वही मैं तो 70 80 90 के दशक से कंपेयर कर रहा हूँ, अब तो बहुत आगे आ गए। तो ग्राउंड फील्डिंग आपकी बाय एंड लार्ज सबके मुकाबले ही है बाकी देशों के। न्यूजीलैंड एक अलग लेवल पे करती है, साउथ अफ्रीका कई बार अलग लेवल पे करती है, बाकी टीमों के आप जो हो, एशियन टीमों में तो मैं मानूंगा बेस्ट ही हो, ग्राउंड फील्डिंग के लिहाज से अच्छे हो। कैचिंग में प्रॉब्लम आई है, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं। और ये मैं ना देखिए, टी दिलीप का जाना तो तय था और जा भी रहे हैं, वो भी सही वाजिब बात है, किसी और को आना चाहिए, वो भी मैं सहमत हूँ। पर ये फील्डिंग का मैं पूरा जो जिम्मेदारी है वो उनके सर पे नहीं फोड़ दूंगा, क्योंकि आप देखें आईपीएल में इस बार फील्डिंग कैसी रही यार, अलग अलग टीमें, अलग अलग फील्डिंग कोच यार, कितने कैचेस ड्रॉप हुए इस आईपीएल में। हम तो रोज मैच एनालिसिस करते थे, बड़ी अजीब सी बात थी, समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। सिंपल कैचेस और आपके पंजाब की टीमें ज्यादा कर रही थी, वहां भी श्रेयस कप्तान थे। संयोग है ये। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ तो अलग फील्डिंग कोच है ना, फॉरेन फील्डिंग कोच है, सब कुछ है। बड़े हैरानी की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। मे बी फोकस आपका ज़्यादा बैटिंग और इस पे जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है टीम सिलेक्शन का फोकस ही बॉलिंग बैटिंग पे है। आजकल आप ऑलराउंडर तलाशे जा रहे हो, सबको बॉलिंग भी करना है। हो सकता है कि अब जो बैटर है वो बैटिंग के बाद फील्डिंग करता था, जो बॉलर था वो बॉलिंग के बाद फील्डिंग करता था। अब बॉलर कहता नहीं मैं बैटिंग भी करूंगा, और बैटर कह रहा मैं बॉलिंग भी करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फील्डिंग शायद तीसरे पायदान पर चला गया, शायद यही परेशानी भी आ रही है। क्यों, अब वो आजकल वो डबल स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ रही है ना, आपकी सिलेक्शन उससे हो रही है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की। आई डोंट नो, कोई मैं एक रीज़न तो ऐसे कह नहीं सकता क्या है, बट फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पे आपको गौर देना होगा। मैं वही कह रहा हूँ, वहीं रिव्यू मीटिंग में पता चलेगा भाई क्या फील्डिंग कोच अपना काम नहीं कर रहा था, फील्डिंग ड्रिल्स नहीं तैयार कर रहा था जैसे करना चाहिए रहा था। आप जाइए उसकी तय पे, क्या फील्डिंग कोच करता था, खिलाड़ी उसको टाइम नहीं दे रहे थे, हम उतना अभ्यास नहीं करेंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्या ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन जो आजकल बड़ा नॉर्म हो गया उससे परेशानी हो रही है, क्या है रीज़न, उसके तय पे आपको जाना पड़ेगा और रिव्यू मीटिंग में आएगा। बट बात वही है सर, मतलब थोड़ा और इसमें डीप डाइव करें अगर, वैभव सूर्यवंशी को लेकर के सबसे ज़्यादा माहौल था कि भाई सोशल मीडिया पे आवाज़ उठ रही थी, आप पहले डेब्यू नहीं करवा रहे थे, हम भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयरलैंड में उनको करवा देना चाहिए था, वहाँ नहीं हुआ, आपने इंग्लैंड में करवाया। फिर आपने ये बात कही थी पिछले एपिसोड में, मुझे अच्छी तरह याद है कि संजू को तो आपने 3 इनिंग्स में फेल हुए आपने निकाल दिया, वैभव के साथ ये मत करना, लेकिन घूम फिर कर आपने वही काम किया, 3 इनिंग्स उनके हो गए, उसके बाद उनको भी ड्रॉप कर दिया। तो ये जो मतलब मैनेजमेंट कहा जाए इसको, मिस मैनेजमेंट कहा जाए, क्या कहा जाए, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? नहीं, सिंपल आंसर है, मैनेजमेंट तो नहीं है तो मिस मैनेजमेंट है। बल्कि मैंने यही चीज़ पे एक ट्वीट किया था कि भाई यही कि क्या कर रहे हो जो आप ये चीज़ कह रहे हो, कभी इसको खिलाया 3 मैच में छोड़ा, उसको खिलाया 3 मैच में छोड़ा, तो व्हाट इज़ इंडियन थिंक टैंक थिंकिंग, ये करके मैंने डाला था। तो एक आदमी शख्स ने क्या बोला, द फनीएस्ट ट्वीट ऑफ द ईयर, ही इज सेइंग इंडियन थिंक टैंक। मतलब इंडियन थिंक टैंक कौन है भाई, थिंक टैंक है भी या नहीं है, मतलब थिंक भी करते हैं, मतलब वो मजा लिया, उसने मजे लिया, बट बात उसकी बिल्कुल वाजिब थी, मैंने भी उसको लाइक किया यार, बात तो सही कह रहा है कि सबसे बड़ा मजाक तो ये कह रहे हैं इंडियन थिंक टैंक, कौन सा थिंक टैंक भाई, थिंकिंग ही तो नहीं हो रही है। और सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगेन मैं अक्सर हम जब कुछ चीज़ों पे बात करते हैं तो और वो चीज़ सही हो जाती है, आप प्रिडिक्ट करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप कहते हो ना यार हमने ये बात की थी, देखा यही होगा, इंडिया यहाँ फंस जाएगी, इन्होंने इस पर ध्यान दिया, देखो हार गए वैसे, वो अच्छा भी लगता है। ये पहली बार है कि जो मैंने कुछ कहा हो लेकिन मुझे उसको, और वो वैसा ही हुआ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो आप कह रहे हो। मैंने यही कहा था कि यार संजू को आप 3 मैचेस में ड्रॉप, जो आपने अभी बात की 3 मैचेस में ड्रॉप कर रहे हो, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या आप ये वैभव के साथ करोगे? नहीं करना, प्लीज़ मत करना जो आपने बर्ताव संजू के साथ किया। लेकिन मैंने वो इसलिए बात की थी क्योंकि मैं लोगों का ध्यान उस तरफ, क्योंकि लोग ना तब जश्न मना रहे थे कि वैभव आ गए, जो अच्छी बात है, बट मैं लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि इस सब चीज़ में आप संजू को भूल रहे हो। कुछ ही महीने पहले आप इसको भी आपने कंधे पे चढ़ाया हुआ था, सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आप वैभव की एक्साइटमेंट में, संजू 3 मैच से हट गया, सब खुश हो रहे थे, ज़्यादातर, मैंने कहा सब, ज़्यादातर, इसलिए मैंने वो बात की थी कि यार आप उस संजू को भूल गए, 3 मैच में छोड़ा, चलो आप उसको भूल गए, उसके दर्द को आप नहीं समझ रहे, अब वैभव के साथ मत करिएगा, पर आपने बिल्कुल वही चीज किया। अब इसमें एक ही पॉजिटिव नजर आता है, कंसिस्टेंसी दिखा दी, जो बर्ताव आपने संजू के साथ किया, वो वैभव के साथ किया। ओनली सिल्वर लाइनिंग है कि आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो, लेकिन ये वो कंसिस्टेंसी है जो गलत है, क्योंकि ना ये संजू के साथ होना चाहिए था, आप मुझसे पूछो, ना ये वैभव के साथ होना चाहिए था। अब संजू के साथ ये फर्क है
कि संजू को इस चीज़ की आदत हो चुकी है, उनका पूरा करियर ही ऐसा रहा है। बल्कि मैंने एक वो रील देखी रविचंद्रन अश्विन की, बड़ा मज़ा आया मुझे वो देखकर। उसमें उन्होंने वो रोल प्ले किया कि भाई मैं संजू हूँ और सेलेक्टर, क्योंकि एक चर्चा की जा रही थी ना, सेलेक्टर ने संजू से बात कर लिया, वो उसको पता है क्या है, तो आप लोग घबराइए मत। तो अश्विन ने कहा अच्छा ठीक है, आप सेलेक्टर हैं, मुझे बोलिए कि भाई क्या बोलोगे आप मुझे। तो रोल प्ले में इंटरव्यूअर ने कहा कि भाई देखिए संजू, सब कुछ हो गया ये वो whatever। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने संजू की तरह चाह दिया, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे, सेलेक्टर को कह रहे सही हैं, बात है। सेलेक्टर को कह रहे हैं नहीं सर मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि सर 2014 में मैं खेला था, एक रेस्ट मिला था, फिर मुझे 6 साल लग गए वापस आने में। सर अब मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मैं बहुत रेस्टेड हूँ, मैंने बहुत आराम किया, सर मैं खेलना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि जिम्बाब्वे में जो बुलवायो है और हरारे, मैंने दोनों जगह नहीं देखी सर, मैं देखना चाहता हूँ उन जगह को। और सर फैमिली का आप मत टेंशन लीजिए, फैमिली को मैं लेकर जाऊँगा अपने साथ, मैं बिल्कुल होम सिक नहीं फील करूँगा सर, लेकिन मुझे रेस्ट मत दीजिए। बिल्कुल सही बात है, संजू भी तो वही कहेगा। बस फर्क ये है कि संजू इस बात को लेकर आदी हो गए थे, उनके साथ आप ये चीज़ इतनी बार कर चुके हो कि मैं नहीं कह रहा सही है, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा उनको ये वाली गेंद बाउंसर को कैसे खेलना है वो समझते हैं। अब वो 15 साल के लड़के के बारे में आप बात करो, जिसको कुछ समय पहले तक हम कह रहे थे कि ये मसीहा है भाई, जो परेशानी है इंडियन क्रिकेट की ये मसीहा आया है, ये हमारे को सारे दुख उससे निजात दिला देगा, ये आया है, सारे दुख दर्द सारे चले जाएंगे, जीसस क्राइस्ट है ये आ गए, यही कहा जा रहा है। तो अब क्या हुआ है, अब आपने उसको 3, उसमें भी वैभव की गलती नहीं है, आपने उसको साइड कर दिया। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहली ये कि यार वो 15 साल का लड़का है, सीनियर प्लेयर, हालांकि किसी भी प्लेयर के लिए ये स्थिति से उभर कर वापस आना आसान नहीं होगा, मुश्किल ही होगा प्रोफेशनल एथलीट के लिए, लेकिन एक 15 साल के लड़के को अब आई डोंट नो वो क्या सोचेगा, मानसिक तौर पर उस पर क्या असर पड़ेगा, है कि नहीं, वो एक इशू है। वो आपने उसकी फैमिली को भेज दिया बीसीसीआई ने देखते हुए कि नहीं यार उसकी फैमिली साथ होनी चाहिए, सही बात है, पर आपने ये डिसीजन में अपना इंटरफेरेंस नहीं की कि यार फैमिली को इसलिए भेजा है ताकि वो मेंटली काम रहे, इंसुलेटेड रहे, एक जगह रहे, ताकि कोई उस पर ज़्यादा बाहर का बोझ ना हो और होमली फील करे, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, जो अच्छी बात है। पर आप ये डिसाइड करोगे इस पर अब जो असर पड़ेगा, इस पर आपने क्यों नहीं कुछ रोक लगाई कि या तो पहले जल्दीबाजी में खिलाओ मत, अब खिला दिया तो अब इतनी ड्रॉप मत करो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो, है ना। 15 साल का लड़का उसको बुरी तरह से ले सकता है यार, मतलब खुदा ना खास्ता करियर नोज ड्राइव कर ले, वापस कभी वो कॉन्फिडेंस भी ना आए, बच्चे के साथ ये हो सकता है। आपने वो चीज़ नहीं देखी। दूसरी, वैभव सूर्यवंशी की चर्चा ही इसलिए हुई क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, ये नहीं कि उन्होंने ऑरेंज कैप ली, ऑरेंज कैप तो कई और खिलाड़ी, शुभमन गिल, साई सुदर्शन सब लेते हैं, पर इतना हंगामा नहीं होता। वो इसलिए हुआ क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने ऑरेंज कैप ली, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, जो वैभव ने किया बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज़ थी। अब वो अंदाज से ही खेले वो 3 मैच, और वो अंदाज ऐसा है कि फेलियर भी आएगा। अब मुझे बताओ क्या वो अपना अंदाज हमेशा बरकरार रखना चाहेगा? हो सकता है रखना चाहे, हो सकता है सेकंड टाइम भी जब ट्रायल करे वैसे ही खेले, खुदा ना खास्ता कुछ मैचेस में रन आए फिर आप ड्रॉप करोगे, 3 या 4 बार ऐसा हुआ तो वो वैसे खेलेगा? नहीं खेलेगा। बहुत बहुत मुश्किल है बिल्कुल किसी के लिए उसी अंदाज में खेलना, तो वो अपनी गेम बदलेगा। फिर वही बात होगी, जिस चीज के लिए आप उसको लेके आए हो, वो तो जिस चीज उसकी खासियत है, क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा? आई डोंट नो, बट शायद कर पाए, शायद ना कर पाए, पर अगर नहीं कर पाएगा तो ये माहौल तो आप ही ने बनाया ना, तो यार इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? इसलिए मैं कहता हूँ बैक टू द स्क्वायर वन, कितनी बार भी रिपीट करूंगा। और ये एक रीज़न था, जब मैंने उस वक्त भी कहा था तो लोगों ने कहा ये वैभव को नहीं देखना चाहता। भाई मेरे से बड़ा उसका कोई फ़ैन नहीं है, आपसे भी बड़ा कोई फ़ैन नहीं होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि वैभव को कोई पसंद ना करता हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 15 साल का लड़का ऐसा खेलेगा, कोई चांस ही नहीं उसको कोई पसंद ना करे। बट शायद इसीलिए कहा क्योंकि आप देख सकते थे ऐसा हो सकता है ना, आपने एक इनसिक्योर इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कर दिया। अब मैं वही, हमने तुलना करी सचिन तेंदुलकर के साथ वैभव सूर्यवंशी की। सचिन तेंदुलकर ने मेरे को जितना याद आता है एग्जैक्ट नंबर, कुछ 62-64 कुछ पारियां हो गई थी, तब उसका पहला वनडे में शतक आया था, ठीक है ना, इतने पार। पर उसको ये परेशानी नहीं थी कि 3 मैच में रन नहीं बनाऊंगा तो ड्रॉप कर दिया जाऊंगा। तभी सचिन बना। आपने उसमें टैलेंट देखना, आपने उसको खिलाया, तब खिलाया जब उसकी जगह बन रही थी। यहाँ फर्क क्या आता है, वैभव को आपने खिलाया संजू सैमसन की जगह, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, ठीक है। उसकी परेशानी ये है कि आप
कि जो गिल्ट है ना कि मैंने संजू को ड्रॉप किया, मैं मान ही नहीं सकता जिसने भी ड्रॉप किया उसको ये चुभी नहीं हो बात, बिल्कुल है कि हम्म तभी आपने 3 मैचेस के बाद वैभव को ड्रॉप किया। हम्म अगर आप संजू को तब ड्रॉप करते जब आप उसको इनफ चांसेस दे जाते तो आपको गिल्ट नहीं नहीं होती। होती आप कहते नहीं भाई बहुत चांसेस दिए, ठीक है, आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, बहुत चांस हो गया, अब आपको, तब फिर आप वैभव को भी बहुत चांसेस देते क्योंकि आप में वो गिल्ट आता ही नहीं। आपने उसको क्यों खिलाया? क्योंकि जब आपने उसको ड्रॉप किया सवाल खड़े हुए, आपको भी गिल्ट हुआ, यार मैंने इसके साथ नाइंसाफ़ी तो की है, पर मैं इसलिए कर गया यार, इतना हंगामा हो रहा है, वैभव को खिलाना है, मैं खेल गया। सचिन के साथ ये नहीं हुआ, सचिन ने किसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को रिप्लेस नहीं नहीं किया, किया तो था आपको कभी ये मलाल था ही नहीं कि यार किसी और की जगह मल के बैठ गया है, बच्चा है, सब एक्साइटेड होके हमने दे दिया, नहीं। तो इसलिए आपने उसको लंबा चांस दिया और वो खेलता रहा, उसने किसी की जगह नहीं ली। सचिन तेंदुलकर का पहला टेस्ट शतक भी 1 साल बाद आया जब मैनचेस्टर में उन्होंने रन में, तो इनफ टाइम दिया ना। वैभव के साथ आपने वो चीज़ नहीं की है और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। वहाँ पे भी मुझे याद है राज सिंह डूंगरपुर ने सचिन के लिए कहा था कि नहीं, उसको पहले वेस्ट इंडीज टूर के लिए जाना था। दिलीप वेंगसरकर कप्तान थे, उन्होंने कहा था ले जाऊंगा। दिलीप वेंगसरकर बहुत एक्साइटेड थे, और नेट्स में आए थे, मैंने ये कहानी बताई है, कपिल देव ने उनको गेंदबाजी की थी। राज सिंह डूंगरपुर ने तब कहा नहीं यार बच्चा है, मैं अभी भी नहीं यार, वेस्ट इंडीज़ में यार तेज़ गेंदबाज तब तो होते भी थे, वो नहीं यार मैं अभी नहीं, रुक जाते हैं। फिर एक दौरा रुक गए वो, हालांकि पाकिस्तान में भी तब इमरान, वसीम, वकार भी यंग आए थे, बट आपने वो चांस थोड़ा रुक कर लिया, बट इंतज़ार किया ना, तब आईपीएल भी नहीं था राइट कि एक टाइम पे आईपीएल खेल गए, तो उसकी हैंडलिंग भी, मैं बस अगेन ये चाहूँगा कि वो अभी तक जो मुझे वैभव दिखता है बड़ा हैप्पी को लकी, खुश मिजाज किस्म का, बहुत लोड नहीं खिलाड़ी है। लेता वो दिखता हाँ है। तो अच्छी बात है, वो वैसी अगर पर्सनैलिटी तो अच्छी बात है, फिर वो ज़्यादा लोड नहीं लेगा। लेकिन आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन करी, इसको खिला लो, इसको ड्रॉप कर, इसको कर दो। एक मैच बिश्नोई खेलेगा, फिर अगले में ड्रॉप होगा, एक में प्रसिद्ध खेलेगा, फिर ड्रॉप होगा, एक में वॉशी खेलेगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर शेडगे आएंगे, फिर ये करते रहे। म्यूजिकल और चेयर ये जो तो चल रहा है, गनीमत है कि 15 ही थे, 20 का स्क्वाड होता तो और 5 चेंजेस हो जाते। इस पे आएंगे थोड़ा सा। वैभव सूर्यवंशी चूंकि मतलब वो सब बातें हैं जो आपने कहीं, वो ठीक है अपनी जगह पे, डेब्यू करना और फिर ड्रॉप करवाना, वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो सैम्पल साइज़ है 3 इनिंग्स का हमारे पास सैम्पल साइज़ है, उन 3 इनिंग्स को अगर देखा जाए तो क्या वो वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह पके हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो आउट होने का उनका तरीका, जो अंदाज़ दिखा, उससे कुछ चीज़ें खुली है ना। जोफ्रा आर्चर की बात आप लगातार कर रहे थे कि ये कॉन्टेस्ट में देखना चाहता हूँ, तो वो हमने देखा 2 बार जोफ्रा ने उनको आउट भी किया, और कहा यह जा रहा है, उन्होंने बताया था कि आईपीएल के बाद मैं बताऊंगा कि वैभव को कैसे आउट करना है। तो जो पाटा पिचों की बात होती है कि पाटा पिच पे वैभव खेल रहे थे, गेंद की लाइन में आए बिना छक्के लगा दे रहे थे, है ना, तो एक उनके लिए भी एक लर्निंग है ना, कहीं कमी तो नज़र आ रही है उनकी तकनीक में। नहीं देखिए, फिर यही चीज़ है, मैं हैरान नहीं हूँ इस परफॉर्मेंस से। अगेन मैं क्यों रिपीट करता हूँ, ज़्यादातर लोगों ने ये 3 पारियाँ देखी है, पर ये साइंस पहले भी थे। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने 8 ओवर पे भी वो श्रीलंका गए, उनके रन हर मैच में नहीं आए, फाइनल में ही आए, पर फाइनल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस करी उसने आपको मैच जिताया, ठीक है। सेम मुझे याद है इमर्जिंग एशिया कप में भी गए थे, उनके परफॉर्मेंस हर मैच में नहीं आते थे, कईयों में आए, कई में नहीं आए। मेरा पॉइंट ये है कि वैभव को अलग लेवल पे, और मैं तो ए लेवल की बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल से एक लेवल कम है, वहाँ पे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ज़्यादातर जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो आईपीएल ही देखते हैं और फिर इंडिया का ही मैच देखते हैं, एक क्रिकेट देखते नहीं इतना, ठीक है। तो उनको तो यही लगा कि जो हमने आईपीएल में देखा यहाँ होना चाहिए, आपको और हमें नहीं लगा होगा, क्योंकि हमारा काम ही है दिन रात क्रिकेट देखना। तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पर भी देखी थी, इसलिए मैं हैरान हूँ, क्योंकि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, आईपीएल आप हटा दो, होंगे आपके 4-5 मैचेस रन नहीं आएंगे, फिर एक पारी आएगी इसमें रन बनाएगा, एंड आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी वो होगा। जस्ट दैट हमारे पास पेशेंस नहीं है अब उसको, है ना। हो सकता है वो लास्ट मैच खेलता, हो सकता है उसमें आ जाते उसके 100 या 80 या 90, जिस अंदाज में बनाता है शायद आप 250 चेस कर जाते, पॉसिबल है। बट वही तो उसको अलग भी बनाता है ना, वही तो वो चीज़। तो अगेन, और आपको ये एक्सपेक्ट करना होगा, प्रॉब्लम हमारे साथ भी थी, आईपीएल में हर मैच में रन बनाना, आपने सोचा वैसा होगा, नहीं भाई वो ड्रीम सीजन था। एंड सेकेंडली आपने सही कहा, आईपीएल थोड़ा अलग है। अब ये जोफ्रा की बात हुई, ये मैंने जोफ्रा वाली बात मैंने ट्वीट करी थी आईपीएल के दौरान, तब भी गालियाँ पड़ी थी, क्यों, लोगों ने कहा जलता है और इसको पसंद नहीं आ रहा है ना, ये नेगेटिव ही देखते हैं जर्नलिस्ट। भाई वो नहीं थी बात, इसलिए थी मुझे क्रिकेट से प्यार है, इंडिया से ठीक है बट क्रिकेट से प्यार है, तो मैं बेस्ट कॉन्टेस्ट देखना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा अरे कमिंस को मार रहा है, ये वो मार रहा है, भाई आर्चर
अलग बॉलर है। कमिंस भी बाय द वे अलग बॉलर होंगे। कमिंस स्टार्क की धुलाई होती रहती है आईपीएल में। कमिंस स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, अलग होते हैं। यस, अब मानो या ना मानो भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट हर 3 दिन में आप मैच खेल रहे हो, अलग चीज़ है। प्राइड ऑफ प्लेइंग फॉर कंट्री अलग है। आप कुछ भी, प्लानिंग अलग है, प्लॉटिंग अलग है, कई चीज़ें आप कंडीशंस अलग हो जाते हैं। और बहुत टाइम आप टीममेट से शेयर नहीं करते, चीज़ें नहीं शेयर करते। बिल्कुल। इंडियन टीममेट्स एक दूसरे से शेयर नहीं करते जब खेल रहे होते कि आईपीएल में वो सब चीज़ें आएंगी। वरुण चक्रवर्ती नहीं बता रहे होते कि मैं क्या गेंद डालूंगा, नेट में नहीं डालते वो गेंदे, ठीक है ना, वो सब है। सेम विद जोफ्रा आर्चर। पिचेस पे तो मैं बाद में आऊँगा, अगर आप फ्लैट पिच पे भी कराओगे मार होगा, कई बार वो मारेगा, बट कई बार वो भी वैभव को आउट करेगा, उसको भी पता है मैंने क्या करना है, ठीक है ना। डे की बात है, 3 बार वो आउट करेगा। बट यही तो कॉन्टेस्ट आप देखना चाहते हो यार, वो बॉल और बैट के बीच, अच्छा बॉलर वर्सेस अच्छा बैटर, वो है। अगेन इंटरनेशनल लेवल एक नॉच अप। दूसरी बात है, वैभव को भी समझने में लोगों को धीरे धीरे टाइम लगेगा ना। आपकी वीकनेस 1-2 मैच से थोड़ी कोई पकड़ता है। एंड सेम वे वैभव भी इवॉल्व करेगा। अगर आपने उसको 2-3 बार छोटी बॉल पे आउट कर दिया है शॉट मार के, तो क्या लगता है वैभव भी वहीं रहेगा? नहीं ना, नहीं, वो भी तो इवॉल्व करेगा, वो भी एक तरीका ढूंढेगा उससे कैसे डील करना है, फिर वो पिटाई करेगा, फिर आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। यस। तो ये तो प्रोसेस, एवोल्यूशन का प्रोसेस क्रिकेट में चलता रहेगा, सबके साथ है। यही तो हम स्पोर्ट देखते हैं, इसी में तो मजा आता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली पिचेस देखो, अगेन वो भी फर्क, उसका जो खेलने का अंदाज है वो ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा कि वो बाकी पिचेस में सक्सेसफुल नहीं होगा, बट ये ऑब्वियस सी बात है कि फ्लैट पिचेस में ज़्यादा सक्सेस रेट रहेगा, इसलिए हर दूसरी पारी वैसी रहेगी, अदर पिचेस में हर 5वीं वैसी होगी, हर 6ठी होगी। ये फर्क तो आएगा ही आएगा। और यही मैं कह रहा हूँ, वो ए सीरीज देखो, श्रीलंका में स्पिन पिचेस थी, फेलियर रेट ज़्यादा था, और फाइनल में आया, वो चीज़ चलेगी। एंड आई थिंक दिस विल बी द लेसन। ये लेसन एज व्यूअर हमारे लिए भी है कि हर मैच में वो नहीं बंदा मारने जा रहा है, हर वक्त नहीं होगा। एनीवे, इंग्लैंड का जो पहला टूर होता है खिलाड़ियों के लिए, वो इंटर्नशिप टाइप ही होता है ना। विराट कोहली जब पहली बार गए थे, हमने देखा था फेल ही हुए थे। नहीं यार, पहली बार सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ क्या शुरुआत की थी उन्होंने। हाँ, मतलब एक्सेप्शन है सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। वैसे मैं कह रहा हूँ इस पीढ़ी सचिन तेंदुलकर, इस पीढ़ी के आया मैनचेस्टर में आया था, मतलब इस पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब विराट और पोस्ट द्रविड़ गांगुली एरा है ना, तो उसमें तो हम देख ही रहे हैं कि मतलब विराट का उदाहरण हमारे सामने सबसे ज्यादा है ना। पहला जो टूर था, कितना फ्लॉप रहे थे वो, 14 है ना। लोगों को लगा ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बंदा बना ही नहीं है। उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी की थी। तो वो है, तो इसलिए मैं कहता हूँ वैभव भी यार, उसको लंबी रेस का घोड़ा है, श्योर वो परफॉर्म करेंगे, बाउंस बैक करेंगे वैभव। 100%। टैलेंट तो है, एक्सेप्शनल है। एंड वो भी धीरे धीरे विद टाइम समझेगा सिचुएशन, क्या प्लानिंग हो रही मेरे अगेंस्ट, किस बॉल को मारना है, कहाँ छोड़ना है, थोड़ा है ना संभल के खेलना है। ये तो है। संभल के तो ना खेले, मैं तो नहीं चाहता। मतलब तो थोड़ा तो आप देखोगे ना, थोड़ा तो आप कंडीशंस को, बॉलर को रेस्पेक्ट करोगे ना। गेंद नहीं है, 150 क्लॉक कर रहा है, बाउंस है पिच में, है ना, तो थोड़ा तो आप रेस्पेक्ट करोगे। थोड़ा सेटल हो जाओ, उसके बाद लगाओ फिर। बट वो भी तो उसका यूएसपी। देखो सेटल होने में ना, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। उसका बेस्ट टाइम सेटल होने का या मारने का वो पावर प्ले ही है। आप देखो ये वाली सीरीज भी देखो, एक उसका पहला छक्का जोफ्रा को आता है, वो मिस टाइम था, वो पीछे जाके छक्का होता है, ठीक है, स्कूप में। फिर दूसरा मैच में भी एक मारते हैं शॉट, 2 रन लेते हैं, वो इधर वो स्क्वायर लेग पे कैच था, बट क्योंकि वो पावर प्ले है, आपके पास 2 फील्डर नहीं, तो आई थिंक वो अप्रोच उनको वर्क करती है, वो अटैक। उससे क्या होता है, फील्डर बाहर नहीं होते, मिस हिट में भी आप सेफ हो, रन आपके आ जाते हैं 6 में, आई भी सेट हो जाती है, फिर जब फील्ड खुलती है तो शॉट बेटर करते करते हो जाएगा। अगर वो थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा ना, मतलब टाइम वेस्ट थोड़ा केयरफुल हो जाएगा शुरू में, तो उतने रन आएंगे नहीं पावर प्ले में। फिर आप उसको एकदम से एक्सपेक्ट करोगे पावर प्ले के बाद मारे, प्रॉब्लम ये होगी तब फील्ड स्प्रेड हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेस्ट टाइम मारने का पावर प्ले में है, उसको अटैक करना पड़ेगा, बस वो होप करना पड़ेगा ये वो पावर प्ले हो जहां से मैं निकल जाऊं। चांसेस बचने के ज्यादा है, तो ही फील्डर बाहर होते हैं और वो हर तरफ खेलता है, तो कैच पकड़ा जाना बाहर कम उसके चांसेस होते हैं, तो वो बेस्ट है। और फिर पावर प्ले खत्म हुआ, अगर वो रुका हुआ है, रन भी आए होंगे तब तक, प्रेशर ऑफ है और आई भी सेट हो गई है, अब आप फील्ड बाहर खड़ी करो तो मैं क्लियर कर दूंगा। आई थिंक दैट इज हिज बेस्ट अप्रोच। बिल्कुल। तो एक चीज़ मुझे सर ये समझनी थी कि श्रेयस अय्यर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने बहुत कड़क जवाब दिया, टके सा एकदम, कि क्या चल रहा है बाहर, मैं न्यूज़ नहीं देखता, सोशल मीडिया नहीं देखता। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका फैसला था, जो डिसीजन था वैभव को
डेब्यू कराने का, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो रहे आउटरीच से ड्रिवन था, है ना? तो ये कहने की बात है कि आप संचालित नहीं हो रहे हो सोशल मीडिया पे चल रही चीज़ों से, लेकिन हो तो रहे हो ना। 100%। क्योंकि मुझे जितनी जानकारी मिली है उस मैच की रात तक, बल्कि सुबह तक वैभव को खेलने का कोई प्लान नहीं था। उससे एक दिन पहले भी उसने हार्डली प्रैक्टिस करी। और वैभव वो खिलाड़ियों में नहीं है कि जैसे कई होते हैं ना, मैच अगर कल खेल रहा हूँ तो एक दिन कम प्रैक्टिस करूँगा। वो अगर आप आईपीएल भी देखो और हाँ बाकी हाँ। लेवल भी जो खेला है, वो मैच से पहले काफ़ी प्रैक्टिस करता है। उससे एक दिन पहले उसने 15 मिनट बैटिंग करी, बहुत कम की, उसके चांस नहीं थे खेलने के। मैच डे पे भी उसके चांस नहीं थे। वो मैच डे के दिन डिसाइड किया गया कि वैभव खेलेगा लास्ट मोमेंट। क्योंकि जितना मुझे पता चला, गौतम गंभीर ने बात की संजू से, सो मैच डे हाँ हाँ, पे वो देखा था हमने, टीवी पे भी हाँ आया था, वो हाँ, चला तब था। बताया गया कि भाई आप नहीं खेलोगे, और संजू को लास्ट मोमेंट। तो अब वो क्रिकेटिंग डिसीजन था, हो सकता है, भाई मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं, बट मैं मानूंगा जैसे आप कह रहे हो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का तो बड़ा रोल ही रहा ना है असर। बहुत बड़ा। हो ही नहीं सकता सडनली आपने जो ये चेंज किया, और क्या रीज़न हो सकता है। और आप कहते हो, और ये कहने की बात है कि आप बाहर की चीज़ें नहीं देखते, आप तक अगर आप नहीं भी देखते, आप तक खबर पहुंच जाती है। प्रेशर पड़ रहा है, खिलाना है, हार भी रहे हो, उस दबाव में आप फिर ज़्यादा भाई थोड़े आप अकड़ सकते हो, वो सब कर सकते हो जब तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो आप कहते हो नहीं भाई मैं तो इसी चीज़ को ऐसे बिलीव करता हूँ, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, तो चल सकता है। जब रिजल्ट नहीं आते तो फिर आप भी थोड़ा बैकफुट पे आते, घबराते बोलते हो हो। हाँ यार वैसे ही गाली पड़ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, और कह रहे इसको भी नहीं खिला लेते हैं यार, कहीं तो थोड़ा, है ना, सही बात है। आलोचना कम होगी। तो वो आप कर जाते हो। दूसरी बात, आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब वो उनको बात, इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार थोड़ा आपको सोच संभल कर चलना पड़ता है। अब वो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, श्रेयस सर ने क्या कहा था, मैं चाहता हूँ कि टीमें, मैं वैसा कप्तान बनना चाहता हूँ कि लोग खौफ खाएं हमसे, हम आए और हमारी पर्सनैलिटी और वो बॉडी लैंग्वेज देख के घबरा जाएं, और सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं हम, पता लग ये रहा था सब। कि रिकी पॉन्टिंग के साथ वक्त बिता के आ रहे हैं, है हाँ, ना? बट फिर रिकी पॉन्टिंग जैसे खेलना ही पड़ेगा ना रिकी पॉन्टिंग। और दूसरी बात, रिकी पॉन्टिंग कभी ये चीज़ें कहते नहीं थे, करके दिखा देते। उनकी टीम ही चल के कर देती थी। मैथ्यू कहने की हेडन, जरूरत ही गिलक्रिस्ट नहीं है। आते थे, तभी से शुरू हो जाता बहुत। तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं कहा उन्होंने कि हम डरा रहे हैं, हम ये करेंगे। वो जो करते थे वो कर देते थे, बैट और बॉल से कर देती थी उनकी टीम, अपने आप वैसे ही डर जाती थी बाकी टीमें, और डरती भी थी। मैं तो उस दौर के कई खिलाड़ियों के साथ बैठ के बात भी किया है, कई बॉलर से भी बात किया, वो भी कहते थे यार इनको कैसे डालो, इसको आउट करो, पहले हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, मार्टे, मतलब सबको साइमंड्स। करते 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 थक जाते हैं, मतलब टूट जाती है कमर, और फिर आता है गिलक्रिस्ट 7 नंबर पर बैटिंग करने, तो टेस्ट उसको देख के फिर लगता है छोड़ दो यार, है ना, पूरी जान लगा दी, सही अब बात ये है। आ रहा है चलते हुए। तो वो ये मैं कोट कर रहा हूँ आपको, एक इंडियन बॉलर की बॉलर की बात, बात। कि ऐसा होता था। तो वो बोलते थोड़ी थे हम डरा रहे हैं, तो आप वो खेल के कर दो। आपने ये सब चीज़ें, और ये सब वॉरियर, हम युद्ध पे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। ड्रामेटिक। ये, हाँ, आप ख़त्म कर जाओ ना करियर, फिर अपने करियर को देखते हुए को देखा, हम ऐसे खेलते थे, हमारी सोच ये होती थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम जब ये कर रही थी क्लाइव लॉयड के अंदर, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, फायर इन बैबिलोन, तो तब मुझे पता चला कि क्लाइव लॉयड क्या सोचते थे, कैसे उन्होंने तेज़ गेंदबाजों को तैयार किया, कौन सी ऐसी चीज़ें बोली गई जिससे उनको गुस्सा आया, टीम को एनर्जाइज किया, क्या क्या इश्यूज हुए थे, क्या क्या मुद्दे थे। पर जब वो खेल रहे थे थोड़ी ये सब कहते थे, कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप उन्होंने काम किया। तो आप अब जब 20 साल बाद या 10 साल बाद जब भी रिटायर करोगे, तब बोल सकते हो ना, जब केशव बल्ला बोल पे उनका इंटरव्यू कर रहे होंगे, तब बोल सकते हो अभी आप श्रेयस बहुत ही अच्छी टीम, क्या कमांडिंग टीम थी, लोग डरते थे, तो बोले कि हाँ हमारी सोच ये हुआ करती थी। अब बोलोगे अब ऐसे रिजल्ट आएंगे तो फिर इतनी हाइप बनाई खुद ही गई, आप खड्डा खोद रहे हो अपने इतनी लिए। हाइप बनाई गई, सरपंच आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं, हाँ। और उसके बाद मुश्किल से कितना वक्त हुआ होगा, एक महीना मुश्किल से उनके कैप्टेंसी को अनाउंसमेंट किए हुए हुआ है, और अभी से लोग सूर्या को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग कोई तो था जो च्युइंगम चबाते चबाते मैच ऐसे जीत लेता था, बायलेटरल पर बायलेटरल जीते जाता था। सी जाए, ये अभी ऑब्वियस सी बात है, सूर्या एज अ कैप्टन मच बेटर थे, मतलब एटलीस्ट जो टीम जिस अंदाज में खेल रही थी, या जो टीम का परफॉर्मेंस था, प्रॉब्लम वही आई थी उनकी बैटिंग के स्कोर्स को लेकर। और वही आज जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं सूर्या सूर्या लाओ, वही तो सबसे आगे थे कहते हुए कि कब सूर्या तक को इसका हटाओ। वजन ढोते रहेंगे हम,
रन आ नहीं रहे कब तक, अब नहीं आ रहे तो आप कह रहे हो उनको लेकर आओ वापस। सो आई डोंट थिंक अब तो इंडियन क्रिकेट पीछे जाने वाला है। एंड ठीक है, श्रेयस का हमने आलोचना भी की है, लेकिन आई थिंक उनको भी इतनी जल्दी दरकिनार कर देना गलत होगा। अब आपने दी है कप्तानी तो आपको एक लॉन्ग रोप देखिए, हमें भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने व्यूज में, उनको भी लॉन्ग रोप देनी चाहिए। प्रॉब्लम तो है, अब आप रिव्यू मीटिंग में पूछो कप्तान से क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है उन पे जो स्क्वाड गया वो उन पे थोपा गया, वो नहीं चाहते थे स्क्वाड, आई डोंट नो, क्योंकि तब वो कप्तान नहीं बने थे। यस, तो वो इशू था, आई डोंट नो। भाई कप्तान को भी मौका मिलना चाहिए, क्या वो अपने डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, आई डोंट नो। अगर वो इशू है तो वो बोले मीटिंग में, तो क्लैरिटी हो। मैं अगर बीसीसीआई हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बेहतर हो, आप श्रेयस अय्यर, मैं तो सवाल पूछूंगा ना, है ना। पर अगर आपको ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सब कुछ आपको मिला, स्क्वाड भी आपकी पसंद का था, डिसीजन भी आप ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, है ना। तो मैं आपसे सवाल फिर पूछूंगा, बताइए ऐसा क्यों है। तो आपको उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप कप्तान से भी बात करो, फ्यूचर क्या है। एंड आई थिंक ट्रांजिशन भी उसके लिए, मैं जो चीज़ सही है वो सही है, ट्रांजिशन आपने अब भी किया, सही टाइम था, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है ना, यही आप ट्रांजिशन, कई लोगों का कहना था अरे सूर्य को आपने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, 1 साल बाद छोड़ते तो, पर उससे प्रॉब्लम ये होती है, आप फिर नया अगर कप्तान लेके आते तो वर्ल्ड कप तो पास आ जाता, आप फिर कैसे चेंज करते। अब आपके पास इनफ टाइम है, T20 वर्ल्ड कप 2 साल दूर है, बिल्कुल, तो आप दे दो 6 महीने एक कप्तान को, नहीं हुआ आपके पास 1.5 साल फिर भी है, आप किसी और के पास जा सकते हो, या किसी और के पास जा सकते हो, आपके पास टाइम है। अभी जिम्बाब्वे जाएंगे ना, जिम्बाब्वे जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर हम सब भूल जाएंगे इसको, एपिसोड पुराना हो भूलेगा जाएगा। नहीं, इसी आई थिंक उनका, हम तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप आंकड़े तो फिर भी निकालोगे ना, कि भाई इतने मैच खेले, 11 मैच 12 मैच खेले, 7 हार 3 जीत, रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, वो तो रहेगा ही। अब वो चीज़ मिटा नहीं सकते, वाली नहीं है, वो से ये नहीं मिटा सकते, कलंक का टीका लग चुका है। हाँ, लेकिन ठीक है, आई एग्री, किसी के लिए भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए श्रेयस भी काफ़ी लंबे इंतज़ार तक यहाँ पे पहुँचे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि एक IPL के बाद उनको आप ले आए, उन्होंने भी बड़ा लंबा इंतज़ार किया, उस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। कई लोग इसके पास आए, मिस कर गए। अक्षर पटेल शायद आपके कप्तान होते, वाइस कैप्टन थे, नहीं मिल पाया उनको मौका। मुझे पता है कि मीटिंग में संजू सैमसन की बात हुई थी, चलो मैं तो ये बता देता हूँ, जितना मुझे पता है कोच संजू सैमसन के साथ जाना चाहते थे, श्रेयस अय्यर उनकी पहली पसंद नहीं थी। तो ये सिलेक्टर्स की तरफ से है, ये ऑब्वियसली बात है, सिलेक्टर का हक है। मैं यही कहता हूँ ना, कई बार अब हम कोच को पूरी जिम्मेदारी देते हैं कि सर भाई, जितना बाहर लोगों को लगता है गौतम गंभीर पावरफुल है, शायद उतने पावरफुल नहीं है अंदर, नहीं है। मैं आपको ये बात तो वो हो जाती है ना, कुछ खिलाड़ी वहाँ सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स जो दिखते हैं, जो कथित तौर पर गौतम गंभीर के बहुत पसंदीदा खिलाड़ी माने जाते हैं, उदाहरण के लिए वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, जिनको कहा जाता है कि गंभीर के फेवरेट हैं ये। बट आई डोंट नो, सी मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, हर्षित राणा द बॉलर ने बुरा परफॉर्म नहीं किया, पहली बात। हर्षित राणा भी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, वो आते। आज प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपके पास 8 नंबर पे बैटिंग नहीं होती, तो आपको अब चाहिए, मैं नहीं मानता हर्षित राणा ऑलराउंडर है, मेरी निजी राय है, मैं नहीं, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि कंपल्शन क्या है। प्रॉब्लम इंडियन क्रिकेट के पास है कि हमारे पास उस तरह के ऑलराउंडर्स है ही नहीं, तो अब आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो अब आप जो भी थोड़ी सी आशा की किरण आती कहाँ से, हर्षित राणा से ही आ रही है। बॉलर तो अच्छे हैं, वो IPL में परफॉर्म करके टीम में आए थे। आई थिंक इस सीरीज में भी उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, उनकी इंजरी का मैनेजमेंट अलग है, उस पर मैं आऊँगा, बट परफॉर्मेंस उनकी, बट आप उनको इसलिए खिलाते हो क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए होती है, घबराए तो रहते हो ना आप यार बैटिंग का, अब कोई मिलता ही नहीं है, या आपके पास कोई इमर्जिंग वॉल है, अरशद खान लोग कह रहे हैं वो हो सकते हैं, मैं देखना चाहूँगा कि भाई क्या वो कर सकते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा, फिर आप देखो हर्षित के साथ जाओ। बट राइट नाउ आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग कि अगर आप हर्षित राणा के साथ जाते हो, क्या वो आपके 4-5 गेंदबाजों में से है? कोई डाउट ही नहीं है, हाँ, तो उसमें क्या मतलब, किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को तो आप खिला नहीं रहे। दूसरी बात ऐसा है, ये मैं पहले भी कहता था, और कई लोगों को लगा, मैं देखें, मैंने कोच की आलोचना भी बहुत की है, इसी पॉडकास्ट पे की है, लेकिन मुझे जो चीज़ें पता चलती है, मैं उसके विपरीत क्यों कह दूं, क्योंकि वो मेरे नैरेटिव को सेट कर रहा है। मुझे जब पता है कि यार आप हैरान हुए, मैं भी हैरान होता हूँ कि कोच ये चाहते थे, नहीं मिला, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है सबकी एक सीमा है, सब, और वहाँ सभी धुरंधर हैं, वहाँ सभी धुरंधर है भाई। हाँ, सही बात है। आपके सिलेक्टर भी कई हैं, नामी गिनामी खिलाड़ी हैं, उनकी भी अपनी अपनी राय है, बिल्कुल। इवेंचुअली जब हो जाती है तो वो कहते हैं नहीं भाई, आप देख लेना ग्राउंड पे कैसा होगा, ये तो हमने सेलेक्ट करना, ठीक है, आपने सुझाव दिया, थैंक यू वेरी मच, ये आपको हम दे रहे हैं, आई हैव टू अग्री।
और अब वो वैसे लेवल के प्लेयर हैं जो साथ खेले हैं और जानते हैं, तो आप ये भी नहीं कि आपको नहीं भाई सीनियर और वो वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली। बट मुझे उसमें ये जो टसल है चल रहा है, ये क्या अभी नया शुरू हुआ है कोच और सिलेक्टर्स के बीच, या चलता रहा ये है? तो यार इंडियन क्रिकेट का इतिहास है ना, हर चीज़ आपको कहाँ मिल पाती है, जैसा आपको जो चीज़ चाहिए वो कहाँ। ये हो सकता है कई बार ऐसे सिलेक्टर हुए हों जो ठीक है, मान लेते जो हैं। मान लेते हैं भाई चलो यार तुमने टीम चलानी, ये करना है तुम ले जाओ। कई थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं कि नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा कोई बुरा चाहता है, कोई जानबूझ के, उनकी सोच में लगता है मेरे को ये अगर जिम्मेदारी दी गई है तो मेरा फर्ज बनता है बेस्ट चुनूं। मुझे लग रहा है ये नहीं कर पाएगा कप्तानी, मुझे लग रहा है ये, तो मेरा फाइनल स्टैंप मेरा, मैं इसके साथ जाऊंगा। आप कहते रहते हो कि नहीं यार आप शायद गलती सोच लो इसके साथ, मैं सोचता हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं, बट फाइनली मैं कहता हूँ नहीं यार इसी के, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहते हो ठीक है भाई आप कह रहे हो तो क्या करो, फाइनल अथॉरिटी आपकी है। तो ये चीज़ें तो होती है ना यार, कई बार तो सहमति भी होती है, और मतलब कई बार मैं वही कह रहा हूँ ना, बाहर से लोगों को लगता है, तो मैं किसी से चर्चा कर रहा था जो भी इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है, तो मैं बात कर रहा था, मुझे लगा कि अब ये कोई एक ऐसे सब्जेक्ट पे हुई तो मुझे लगा अरे इनकी और कोच की तो बनती नहीं होगी, तो ये तो सीधा कोच पे सारी जिम्मेदारी डालेंगे। बट मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसे से हुआ था, उन्होंने कोच की तारीफ भी की। नहीं वो लोग उसको गलत समझते हैं, हिज एग्जैक्ट वर्ड उनका यूज करा अंग्रेजी में, उन्होंने कहा हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस, कि मतलब उनका चाहते वो सही करना है, हाँ सही करना। तो ये मेरे लिए भी था लेसन। अच्छा मैं तो सोचता था है ना इन दोनों के बीच तनाव चलता होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन है, ये भी नहीं कि सिर्फ मुझे क्योंकि मैंने उस शख्स से काफ़ी और बातें भी की हैं जो खुल के हुई हैं, तो फिर इससे मुझे भी पता चलता है कि नहीं यार बाहर से अब जब हम देखते हैं यार, एंड ऑफ द डे चाहे आप कप्तान हो, आप कोच हो, आप सेलेक्टर हो, आपको सबको पता है। आई थिंक अजीत अगरकर ने भी कहीं कहा, मैं शायद कि किसी ने कहा कि यार संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया या कुछ ऐसे बात, उन्होंने कहा यार संजू सैमसन की आप बात कर रहे हो, उसने मेरी नौकरी बचाई है, मैं उसको क्यों करूँगा ड्रॉप। वो जब वर्ल्ड कप जीता है तभी तो आपको एक्सटेंशन मिला है, तो बोला मैं उससे क्यों। अब अगेन कहीं ना कहीं वो सच्चाई हो भी सकती है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एंड ऑफ द डे चाहे आप सिलेक्टर हो, चाहे आप कोच हो, चाहे आप कप्तान हो, आपको पता है जब तक जीत रहे हैं तब तक बल्ले बल्ले है। तो मैं वो हर चीज करूंगा कि मैं जीतूं है कि नहीं। तो और उस चक्कर में कभी कभी हर्षित राणा को शिवम दुबे और तिलक वर्मा से ऊपर भी भेज दूंगा। नहीं वो गड़बड़ हुई। मैं बताता हूँ, एक मैच में आई थिंक वो राइट हैंडर भेजना चाहते थे, इसलिए हर्षित राणा गए, एंड नहीं वो गलती है, जो गलती आपने है ऊपर से नीचे तक भर ही रखे हैं लेफ्ट हैंडर्स, तो फिर मैं वो हर मैच में जो किया, कभी अक्षर के ऊपर भेज दिया, कभी शिवम दुबे, मैं वो सारे डिसीजंस कहता हूँ गलत थे। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो बहुत माइनर चीज़ थी। मैच आप इसलिए हारे ही नहीं, मैच आप इसलिए हार गए हो क्योंकि आप हर डिपार्टमेंट में बहुत पीछे थे। वो डिसीजन पता है कब फर्क पड़ता है, जब बहुत करीबी मुकाबला था, ये होने वाला था, 2 रन से आप हारे, अरे यार वही आप यहाँ तो आप T20 मतलब हिस्ट्री की 5 बिगेस्ट जो टॉप सबसे बड़ी हार हुई उसमें से 2 हार पूरे स्टूडियो को आग लग गई। और मैं कह रहा हूँ तुम्हें यार वो पेंट थोड़ा सा ना तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, लाइन बची हुई है भाई, स्टूडियो जल गया पूरा, खत्म हो गया। वो लाइन इधर से इधर थी, पेंट की थोड़ी सी इधर स्पिल हो गया, क्या फर्क पड़ता है। तो वो वही चीज़ थी, गलती वो बिल्कुल थी, मैं भी मानता हूँ। मैं बड़ा हैरान था। आपने अक्षर पटेल को भी देखो, उनके रन नहीं आ रहे, बट एज अ अक्षर पटेल द बैटर का कॉन्फिडेंस तो खत्म कर चुके हो। वो जो नंबर 4 पे बैटिंग कर करके आ रहा था, आज वो 9 नंबर पे बैटिंग करने आता है। वॉशिंगटन सुंदर सब उससे ऊपर खेलते हैं, उसको तो शायद भरोसा ही नहीं होगा अपने ऊपर, वो अपने आप को टेलेंडर ही समझने लगा होगा। उसी अक्षर को आपने भरोसा दिया था वर्ल्ड कप में कि ऊपर आके खेलो, तो उसको लगता होगा मैं ऑलराउंडर हूँ यार, टीम को लगता है मैं बचा सकता हूँ, बचाया उसने। अब टीम कह रही है तुम 9 नंबर पे बैटिंग करो, उसको लगता है मैं टेलेंडर ही हूँ, तो खेलता भी टेलेंडर की तरह ही है। ठीक है। हर्षित राणा पे एक सवाल मेरा था, इंजरी उनकी है ना, अभी तो इंजरी से वापस आए थे, वो T20 वर्ल्ड कप भी मिस किया था उन्होंने इंजरी की वजह से ही, और अभी आए हैं आयरलैंड के खिलाफ ही, मतलब वापसी उन्होंने की, फिर से इंजर्ड हो गए। क्या चल रहा है ये? नहीं मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ी जल्दबाजी की गई होगी। और इसमें देखिए एक दोष तो आपको अपनी मेडिकल टीम का भी देना होगा, क्योंकि यही चीज़ आप देखिए हार्दिक के साथ भी हुई। हार्दिक फिट हो रहे थे, फिटनेस टेस्ट देते हुए एक और इंजरी भी आ गई, जो कि बाय द वे मैं हमेशा बताना चाहता हूँ अनकॉमन नहीं है। हम लोग बाहर से बैठ के कई बार
बड़े सिंपल तरीके से देखते हैं, अरे यार ये कैसी फिटनेस है। ऐसा नहीं, एक इंजरी से दूसरी इंजरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, आपको पता नहीं चलता। ये रविचंद्रन अश्विन ने एक बार बड़े अच्छे से बताया था, उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया था, बोला था यार लोगों को लगता है ऐसा, मेरी शोल्डर इंजरी हुई तो फिर उसके बाद मैं कुछ महीने के लिए बाहर था, आने वाला था, फिर मेरी हिप इंजरी हो गई, तो लोगों ने कहा यार क्या अनफिट ही रहता है, बट लोग समझते नहीं है क्या है। उन्होंने कहा जब शोल्डर इंजरी हुई, जब मैं वापस आया, शोल्डर पहले जैसा होगा नहीं, अब मेरे को बॉल वैसे डालनी है, तो मैं अपने हिप पे डालने लग गया प्रेशर ज़्यादा, शोल्डर को बचाने के चक्कर में धीरे धीरे उस पर लोड पड़ा, हिप चला गया। और सेम चीज़ हार्दिक के साथ हुई, है ना। तो अगेन ये सब चीज़ें होती है, बट वही आपकी थोड़ी मेडिकल मैनेजमेंट आती है। और यही चीज़ क्या है, ये इसकी जो जड़ है वो वही होती है, इनसिक्योरिटी वाली। हर्षित राणा भी ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठना चाहता ना, जब उसको लगता है थोड़ा चांस है मैं आ जाऊं, क्यों, मैं लंबे समय तक बाहर हुआ, भूल ही ना जाए मुझे। लोगों में यही इनसिक्योरिटी है। अगर आप उसको बता के चलो कोई बात नहीं यार, तू हमारा मेन टाइम ले, तो अपना टाइम लेगा, तो आएगा, उसको भी लगता है नहीं यार वर्ल्ड कप आएगा, ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है ना, मैं खेल पाऊंगा, टीम में अगर आना है तो अभी लगातार खेलना पड़ेगा, तो चांस नहीं मिलेगा, 1 साल रह गया है, थिंग्स, तो आप खेलना शुरू कर देते हो, उसी में आपके लेने के देने पड़ जाते हैं। तो दैट इज़ वन मेजर इशू। थोड़ा रिहैब पे आपको देखना पड़ेगा, इतना बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, क्यों ये चीज़ें दोबारा हो रही हैं। क्या आपको अपने जो असेसमेंट टेस्ट है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि अच्छा फिट है पर आप बुलाते हो, अच्छा ओडीआई खेलना है, 10 ओवर तो डाल सकता है, 3-4 दिन डालता है तो आप खिला देते हो, मे भी थोड़ा और लंबा कर दो टाइम स्पेन, कि 3 दिन 10 ओवर डाल दिएगा, मतलब ये नहीं कि सीरीज पर सीरीज खेल सकता है, 1 महीना और बढ़ा दो उसका रिहैब, कि नहीं यार रोज ही तुम्हें यहाँ करना है, सही बात, जब तक हम 100% श्योर नहीं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ गलती खिलाड़ियों की भी है, और गलती इसलिए खिलाड़ियों की क्योंकि सिस्टम ऐसा है, बाहर कोई रहना नहीं चाहता। मैंने अभी आपको कहा ना वो संजू वाला, कि वो संजू कहेगा ना नहीं चाहिए भाई रेस्ट, खेलना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो ये भी एक दौड़ है, एक रेस है, जिससे आपकी परेशानी हो रही है। इंडियन विमेंस टीम पे बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिक विन वहाँ पे 1 ऑफ टेस्ट मैच था, लॉर्ड्स में हो रहा था, और इंग्लैंड को हराया इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इंडियन विमेंस टीम का। नहीं, मैं सबसे पहले तो आई थिंक बहुत बहुत बधाई है क्रिकेट फ्रेटर्निटी को। क्यों? क्योंकि अब जितने हमारे दर्शकों को ना पता हो, लॉर्ड्स में टेस्ट के क्या मायने हैं। लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स जहाँ एमसीसी है, एमसीसी क्या है, मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब। मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब क्या है, जिसने क्रिकेट के सारे नियम लिखे, ठीक है। तब ओजीज, आपका ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट है, ओजी ऑफ क्रिकेट इज एमसीसी। यस। तो बचपन से हमारी यादें हैं, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच होता था, एमसीसी मेंबर्स अपने वो उनका ब्लेजर सब पहचानते हैं, एमसीसी टाई पहन के बैठे होते थे, और लॉर्ड्स इकलौता ग्राउंड होता था जहाँ पे ये ऐसे क्लैपिंग ताली हो रही होती थी, विंबलडन टाइप्स। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ उस स्टैंड, क्योंकि वो मेंबर्स वहाँ सब, हाँ, मतलब एमसीसी वो है जहाँ क्लब जहाँ की सुनील गावस्कर को एंट्री नहीं दी गई थी, है ना, बावजूद इसके इतने बड़े स्टार थे कि आप मेंबर नहीं हो या कपड़े ठीक नहीं है, आप कोई भी हो, आपको एंट्री नहीं मिलती वहाँ। एमसीसी का एक वो रुतबा होता था, एक एरोगेंस होती थी। तो एमसीसी 200 साल जितनी भी साल पुरानी है, उन्होंने औरतों को मेंबरशिप नहीं देते थे, बड़ी मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल जगह थी। तो सदियों पुरानी लड़ाई खत्म हुई कुछ साल पहले, जब विमेन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, यानी औरतें मेंबर बन सकती हैं। तो औरतों को अलाउड नहीं होता था। लॉन्ग रूम वाला एरिया है जहाँ ड्रेसिंग रूम है, जो आपने देखी है तस्वीरें, वो पूरा, मैं गया हूँ वहाँ अंदर, वो पूरा मेंबर्स एरिया, वो आपने देखा होगा टेस्ट मैच में वो चलते हुए आते हैं मेंबर्स के डाइनिंग एरिया से, बिल्कुल, फिर बाहर सीढ़ियों से होते हुए, वहाँ औरतें अलाउड नहीं थी, अंदर आना अलाउड नहीं थी, मेंबरशिप नहीं दी जाती थी बहुत सालों। कई सालों की लड़ाई के बाद मेंबरशिप मिली, पहला कदम वो हुआ। 100 साल से ज़्यादा लग गए वो लड़ाई को जीतने में। अब उसी ग्राउंड पे पहली बार एक विमेंस टेस्ट मैच होना है ना। टेस्ट मैच की तो अलग एक रुतबा होता है, एक अलग वहाँ पे वैल्यू है इंग्लैंड में। विमेंस टेस्ट मैच होना, उसमें फर्स्ट एवर टेस्ट मैच विमेंस का होना लॉर्ड्स में, इसमें इंडियन टीम है, उससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। तो वही एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। बड़े हमारे इंडिया से मैं कई लोगों को जानता हूँ, विमेन जर्नलिस्ट जो कवर करती हैं विमेंस क्रिकेट, वो खास तौर पर गए हैं
कवर करने के लिए कई फ्रीलांसर है, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके कि नहीं यार इतना बड़ा हिस्टोरिकल Event मोमेंट है, है, yes. हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो मतलब हिस्ट्री बनी है और ऊपर से सोने पे सुहागा, इंडिया टेस्ट मैच जीती है। जीत ये तो रही है। बता दिया इंडिया ने कि चलो वाइट बॉल में हम 19 है इंग्लैंड के सामने, खासतौर पर T20 का T20 जैसा। में, yes. अब टेस्ट क्रिकेट में जो ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसकी वैल्यू इंडिया में ना हो, इंग्लैंड में तो बहुत है, वहाँ पे आपने इस तरह का किया। और कुछ लम्हे मतलब वहाँ से मैं यस्तिका भाटिया का 100 वो मुझे T20 में भी बड़ी टेस्ट प्लेयर टाइप लगती थी। वहाँ चाहे हम आलोचना करते थे कि यार T20 में नहीं होना चाहिए, बट टेस्ट क्रिकेट में तो उनको होना चाहिए। ऋचा घोष की यार वो जो शॉर्ट लेग पे उन्होंने कैच पकड़ा है, बहुत जबरदस्त। गॉड, सिली पॉइंट पे कैच पकड़ा, माय गॉड, अमेजिंग, यस यस। अमेजिंग। मतलब वो तो मैंने मेंस क्रिकेट में भी नहीं देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, रिप्ले देखो। मैंने लाइव देखा। हाँ, और उससे पहले कई बार उनको चोटें भी लगी, बॉलें वहाँ लगी, और जब इतनी बॉल लगती है प्लेयर डर जाता है और फिर देखता नहीं है। उनकी आंखें वहीं थी, हाथ भी वहीं थे। प्रॉपर कवर ड्राइव था वो जिस पे उन्होंने कैच पकड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। तो कई अच्छी बेहतरीन यादें। दो चीजें हैं ना, जो ऑनर्स बोर्ड है वहाँ पे, ऋचा घोष नहीं वहाँ पे क्रांति गौड़ फाइफर और आपकी यस्तिका भाटिया। तो जो पार गेम है ना, जैसे ये शिफ्ट हुआ आपकी स्किल पे, तो आपकी लड़कियां भी देखिए दिखा रही हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है, स्किल है, बट वो पार गेम थोड़ा सा आई इम्प्रूव थिंक करना है। T20 वर्ल्ड कप में क्रांति गौड़ जैसे बॉलर को आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने मिस किया। आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। ये कंडीशंस भी थोड़े से थे, यहाँ पे दूसरे कंडीशंस थे, फेवरेबल थे थोड़े, वहाँ लाल गेंद थी, स्विंग हो रही थी, तो ये तो देखकर मज़ा आया। मैंने तो देखा, प्रॉपर वीकेंड पे पूरा टाइम दिया। और उस टाइम मेंस भी हार ही रहे थे। अच्छा, मेंस के आने पे मैंने वो थोड़ा सा वर्ड प्ले किया, मैं पढ़ दूं आपको? हाँ, मैं तो पढ़ चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, बट हमारे दर्शक को बिल्कुल सुनाइए आप, पढ़ देता हूँ। दर्शकों को सुनना चाहिए बिल्कुल। असल में मैंने लिखा था कि एक के बाद एक वर्ल्ड कप मैच में जीत का तिलक लगने से अत्यंत हर्षित फैंस के लिए ये गहरा आघात है। आपके पास होगा सुंदर प्रतिभाओं का विपुल वैभव, मगर इस शर्मानाक हार ने जता दिया कि आप T20 क्रिकेट में अजित नहीं रहे। जो ICC की रैंकिंग है उसके आप चक्रवर्ती सम्राट अब नहीं हैं। खेलों की एक प्रसिद्ध खूबी है कि आपको एक पल में अर्श से फर्श पर ला पटकता है। इस श्रृंखला में ये बात अक्षरशः सही साबित हुई। बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों ही विधाओं में आप इंग्लैंड से बिश्नोई 19 साबित हुए, है ना। संजू को आपने ड्रॉप किया, निकाला, लेकिन उसके बावजूद आपकी नैया डूबे ही गई। और किसने कहा था कि भाई टीम जो है भारत की एक साथ में 3 टीमें बन सकती है, तो भाई साहब इतना भी घमंड ठीक नहीं है। मैनेजमेंट इस गंभीर हार से समय रहते सबक ले, ये सबके लिए श्रेयस्कर होगा। मैं जब आप पढ़ रहे थे, मैं हर वक्त सोचता था अरे अभी शायद ये प्लेयर मिसिंग है, फिर उसका नाम आ रहा है, मैं कहता अच्छा अभी इस प्लेयर को मिसिंग है, उसका नाम आ जाता, मैंने अभी ये भी नहीं, उसका नाम आ जाता था। पूरे 15 आपने, मैंने 15 इसमें है, प्लस कोच, यस, आपने पूरे इस्तेमाल किए, 16 नाम। सेलेक्टर भी अजीत भी आ गए। हाँ, अजीत भी आ गए, करेक्ट। तो ये है, शाबाश, वेल डन। मैंने देखा सोशल मीडिया पे आउटरीच हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, उम्दा, बहुत। थैंक यू सर। एक चलते चलते क्विक कमेंट मैं चाहूँगा ब्रेंडन मैकलम पे। आपका 2 कोचेज बाय द वे हट गए हैं, है ना। 2 तो इंडियन टीम से भी असिस्टेंट जो कोच थे वो हट गए। अब 2 जो हैं, ब्रेंडन मैकलम टेस्ट टीम के इंग्लैंड के जो कोच थे अब नहीं रहेंगे, वाइट बॉल में कंटिन्यू करेंगे। और स्टीफन फ्लेमिंग 18 साल से CSK के साथ जुड़े हुए थे, सुपर किंग्स की फ्रेंचाइज के साथ बल्कि कहें, क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी और मेजर क्रिकेट लीग में भी वहाँ वो कोचिंग कर रहे थे। देखिए, फ्लेमिंग की जहाँ तक बात है, हमारे जो दर्शक है वो तो जानते ही होंगे, हमने बड़ी आलोचना की थी, और मुझे याद आता है कई बार पॉडकास्ट में कहा था कि टाइम आ गया आप उनसे मूव करें। क्यों? ठीक है, वो बहुत अच्छे कोच रहे, 15 साल से रहे, इस दौरान आपने 5 टाइटल्स भी जीते, सब कुछ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बट हर चीज़ का समय आता है। क्रिकेट थोड़ी चेंज हो गई थी, उनके मेथड्स, उनका तरीका थोड़ा पुराना हो गया था, फ्रेश सोच की ज़रूरत थी, और आपको ये कदम उठाना ही था। तो मेरी बल्कि शर्तें भी लगी, कई दोस्तों से, कहा अरे नहीं CSK नहीं हटाएगा। मैंने कहा अगर नहीं हटाएगा तो फिर खामियाजा वही भुगतेंगे। मैं एज अ वेल विशर ऑफ CSK कह रहा हूँ, टाइम आ गया है टू मूव ऑन। अब थैंक यू करिए, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दीजिए, थैंक यू फ्लेमिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भी, बट टाइम टू मूव ऑन। हर चीज़ का एक समय होता है, और अगर आप उसको नहीं रियलाइज़ करेंगे, मुंबई ने कई चीज़ें नहीं रियलाइज़ की, आप देखिए आप कहाँ है मुंबई की टीम।
सेम चीज़। तो आपने ये रियलाइज़ किया, आप आगे बढ़े, तो वो तो बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा चेन्नई जीत हार लगी रहती है, बट सोच में पीछे रह गई थी और नई सोच की ज़रूरत थी। वो चीज़ आपकी हो गई। उसके अलावा ब्रेंडन मैकलम भी, वो तो मैं तो कहूँगा फ्लेमिंग की एक्सपायरी डेट अब आई है, मैकलम की बहुत पहले आ गई थी। उन्होंने एक घुट्टी पिला दी थी सबको, बैस बॉल सब उसके दीवाने हो रखे थे। कई साल उन्होंने उल्लू बनाया। फुटबॉल में वर्ल्ड कप चल रहा है, जो टीमें बाहर होती, कोच भी बाहर हो जाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, टेस्ट सीरीज हारे जा रहे हो, हायर बैस बॉल ये अंदाज करते करते बहुत साल आपने उल्लू बनाया। टाइम तो आ गया था। वाइट बॉल में वो अभी भी है, चलिए वो वहाँ फिर भी परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी बेहतर है, सेमीज भी खेले इस T20 वर्ल्ड कप का, बट टेस्ट क्रिकेट में तो वो सोच बिल्कुल फेल थी। मैं तो कहता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल था। देर आए दुरुस्त है, फाइनली इंग्लैंड ने सोचा कि उनको बदलते हैं। अभी मुझे पता है कई नाम चल रहे हैं, हमारे राहुल द्रविड़ का भी नाम मैंने कई जगह पढ़ा, रवि शास्त्री का भी कई लोग कह रहे हैं, बट फ्रेडी फ्लिंटॉफ का नाम आ रहा है, एंडी फ्लावर का, हाँ नहीं, लेकिन मुझे जितना पता चला, आज ही मैं एक यूके में जर्नलिस्ट है उनसे चर्चा कर रहा था, क्योंकि मैं द्रविड़ वगैरह के बारे में जानना चाहता था, वो ECB के करीब है, तो उन्होंने कहा नहीं बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा एंडी फ्लावर ही फ्रंट रनर है, वो एंडी फ्लावर के साथ ही जाएंगे। थोड़ी उनकी चर्चा चल रही थी, वो RCB के भी कोच रहे हैं, तो वो चाहते हैं वो RCB के साथ भी कंटिन्यू करें, तो वो ये देख रहे हैं अगर ऐसा अरेंजमेंट हो पाए जहां वो RCB के भी कोच रहे और टेस्ट के भी कोच रहे इंग्लैंड के, जो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वाइट बॉल कई बार क्लैश होता है, टेस्ट शायद क्लैश ना हो IPL के साथ। तो आई थिंक वही एक चीज़ है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई थिंक राहुल द्रविड़। लेकिन राहुल द्रविड़ का मुझे इस बात को लेकर हैरानी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता राहुल द्रविड़ लेंगे, क्योंकि राहुल को मौका था यहाँ भी कंटिन्यू करने का, उनको एक्सटेंशन बोला था गंभीर के आने से पहले, जब आप T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उन्होंने कहा था नहीं, वो घर पे ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे ये फ़र्क है कि अगर इंडिया में रहते तो सारे फॉर्मेट में करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को पसंद है। अगर यहाँ आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ले रहे हो तो शायद मुमकिन है कि उसमें वो हामी भर दें और कोच रह जाए। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ, और एंडी फ्लावर रह भी चुके हैं इंडियन सेटअप के साथ, कोच रह चुके हैं, उनके नतीजे भी अच्छे खासे आए थे। हाँ, तो आई थिंक एंडी फ्लावर के साथ रिजल्ट के बिना पे देखा जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं रहा, एक भी एशेज नहीं जीत पाई इनके टेन्योर में, मैकलम के टेन्योर में। और मैकलम का तो डिजास्टर एक चीज रहा कि उन्होंने थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है वो लेकर के आए, बोरिंग जो हुआ करते थे टेस्ट मैच वो बोरिंग नहीं है। कई बार इंग्लैंड ने 4th इनिंग में जोर लगाया कि कहीं चेज ना कर जाए, कुछ एक बार कर भी गई बड़े बड़े टोटल्स को। उसका मतलब क्या है यार, मतलब मैं ना हमारे स्कूल में मैं बॉक्सिंग करता था, कंपलसरी होता था हमारे स्कूल में, तो बोर्डिंग स्कूल में था, तो मेरा एक वो दोस्त होता था, हर वो मैच हारता था, उसको बस आता शुरू से वो अग्रेसिव करता था वो, लेकिन नॉकआउट हो के बाद तो मैं उसको कई बार समझाता था, क्योंकि हमारे कोच समझाते थे कैसे, तो कहता तो क्या एंटरटेन तो किया मैंने, लोगों को मजा, तालियां जब मैं शुरू में मारता, मेरे फ़ायदा क्या है भाई, एंटरटेन करने हैं, आज तक तो रिकॉर्ड तो 12 में 0 ही है ना, तो उसका फ़ायदा क्या होता है एंटरटेन करने का। आप जाते हो बाउट लड़ने या कोई भी चीज़ स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो, आपको जो सिखाया गया है वो करने जाते हो, आपको बताता है ना कोच की पॉइंट कैसे मिलते हैं, क्लीन पंच मारोगे मुंह पे तो आपको पॉइंट मिलता है, वो रुक के करना है, वो जो हमें एंटरटेन करा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एंटरटेन किया, पर पंच आप ही ने खाए, नॉकआउट भी हुए, तो वही हुआ इंग्लैंड क्रिकेट के साथ। WTC भी नहीं पहुंच पाए एक भी बार, है ना, नहीं खेल पाए, जबकि इंग्लैंड में ही फाइनल होता है, उसके बावजूद नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ODI सीरीज शुरू हो रही है, उस पर बात करेंगे किसी दिन। मेरा ये विचार है सर, किसी दिन ऑलराउंडर्स पे बात कर सकते हैं कि इंडियन टीम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। थोड़ी मदद हम लोग कर देते हैं ना, गंभीर साहब 2 मिनट में खत्म हो जाए एपिसोड। सवाल आपका जो है उसका जवाब 1 वर्ड है, वो है हार्दिक पांड्या। वो तो हैं ही, हार्दिक के अलावा फ्यूचर कहाँ से लाओगे आप, फैक्ट्री है क्या, आलू डालूंगा सोना निकालूंगा नहीं, अभी क्या हो रहा है, कोई भी 4 कदम दौड़ के अगर बॉलिंग डाल दे रहा है तो उसको बुला के करें यही तो यार आ जाओ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मजेदार होगा एपिसोड, करते हैं कभी। है मेरे पास कुछ नाम है दिमाग में, और भी जैसे आपने अरशद खान का नाम लिया, और भी कुछ नाम ऐसे हैं नाम, बट ठीक है, उस पर हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कोई ब्राइट फ्यूचर तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, और ODI सीरीज आई थिंक ख़त्म ही हो गई होगी जब हम मिलेंगे सर, अगले मंडे को, है ना, इसी हफ्ते में निपट जाएगी। 3 मैचों की सीरीज है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों 965 दिनों के बाद इंडिया के लिए खेलेंगे ODI एक साथ। हाँ, मैं वही कहूँ। हाँ,
मैं सोचा 19 नवंबर को खेला था आखिरी बार तीनों ने एक साथ। वाह, उसके बाद से अभी जाकर के ये तीनों लो, खेलेंगे। और क्या चाहिए। और इंडियन टीम की जो लाज है इन्हीं के हाथों में है कि बचा लें कम से कम। कहते हैं ना एक सांत्वना, आप जीत करके तो आओ कम से कम, है ना। तो देखते हैं क्या होता है ओडीआई सीरीज़ में। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई सवाल हो तो वो भी वहाँ लिख डालिए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है कुमार केशव, आप देख और सुन रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।